हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल BMRD इन्वेस्टिंग पर। कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? तो आज मैं आपकी ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए ही मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग का लेखा जोखा कैसे मेंटेन करें एंड क्यों मेंटेन करना ये आपके लिए मैंडेटरी है। आपका लेखा जोखा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर एक्चुअल में आप पर उल्टे सीधे चार्जेस तो नहीं लगा रहा है या आपका ब्रोकर आपके ट्रांजैक्शन की हेर फेर तो नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को बस ट्रेडिंग करने से मतलब होता है आज शेयर बाई किया, कल बेच दिया या एक महीने बाद बेच दिया जैसे ही उसके शेयर का दाम बढ़ा, लेकिन वह अपनी ट्रांजैक्शन का हिसाब कतई नहीं रखता। ट्रेडर्स को बस इतना पता होता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो बेच दो, लॉस हो रहा है तो भी बेच दो। यानी आपको ट्रेडिंग पर लगने वाला चार्जेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं भी शुरू में ट्रेडिंग करता था, मेरा भी इंटरेस्ट कायम में रहता था कि शेयर का भाव बढ़ रहा है, कहाँ शेयर सस्ते में मिल रहा है वो खरीद लो, और मैं भी छोटे स्टॉक्स में बहुत फोकस करता था। बट अब मैं मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में फोकस करता हूँ एंड जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एक एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ। मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करना चाहता एंड मैं अपना लेखा जोखा या हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखता था। लेकिन जब एक दिन मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने को बैठा तो तब मुझे पता चला कि मेरे ब्रोकर ने मेरे ऊपर कुछ उल्टे सीधे चार्जेस लगा रहे हैं बिकॉज जो मैंने सीट बनाई थी उससे मेरा क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। तो फिर बाद में मुझे कुछ मशक्कत करनी पड़ी उन चार्जेस को हटवाने के लिए एंड उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं डेली जब भी शेयर बाय सेल करूंगा कॉन्ट्रैक्ट नोट आते ही मैं अपना ट्रेडिंग का लेखा जोखा जरूर मेंटेन करूंगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ ये एक्सेल सीट पर एंड इससे पहले अगर आपको CDSL पर या डीमैट अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी इन वीडियो को जरूर देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने कुछ प्रॉब्लम को ध्यान में रखते ही डीमैट अकाउंट की लगभग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आप BMRD इन्वेस्टिंग पर जाकर यहाँ प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं एक्सेल सीट पर। तो यहाँ हम चले एक्सेल सीट पर। तो आपको अपना डेटा कैसे मेंटेन करना है, जो मैंने ये डेटा बनाया है ये मैंने डिलीवरी प्रोस्पेक्ट से बनाया है बिकॉज मैं कभी भी इंट्राडे नहीं करता। पहले करता था बट मुझे नॉमिनल लॉस हुए तो मैंने इंट्राडे करना ही बंद कर दिया बिकॉज उसमें काफ़ी झंझट होता है, टेक्निकल चार्ट देखना, शेयर कहाँ चढ़ रहा है। जब जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं है तो उस रास्ते क्यों जाना। तो मुझे डिलीवरी करना काफ़ी पसंद होता है, चाहे वह शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो। तो यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा डेट एंड सेकंड में आएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट, थर्ड में सिक्योरिटी नेम, यहाँ बाय सेल आएगा, यहाँ क्वांटिटी आएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय करी कितनी सेल करी, यहाँ रेट आएगा बाय एंड सेल का, यहाँ ट्रेड वैल्यू आएगा, यहाँ पर STT आएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि 0.10% होती है, यहाँ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आएगा, यहाँ CGST एंड SGST आएगा। जो कि ये चार्जेस लगता है वो एक आपके स्टेट वाइज लगता है। अगर आपका ब्रोकर इनकेस सेम स्टेट का है लाइक महाराष्ट्र या दिल्ली वगैरह तो वो अपने अकॉर्डिंग आप पर चार्जेस लगाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं यूपी के एंड आपका ब्रोकर है दिल्ली या बॉम्बे बेस्ड तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ IGST भी लगा सकता है। तो मेरा ब्रोकर का GST नंबर यूपी का है तो मुझ पर यहाँ वो स्टेट वाइज टैक्स लगा रहा है।
यहाँ सेबी के टर्नओवर फीस आएगा जो कि काफ़ी नॉमिनल होती है। यहाँ स्टाम्प ड्यूटी आएगी जो कि हमें बाय करने पर पे करनी होती है। 1 जुलाई 2020 से स्टाम्प ड्यूटी सेलिंग पर हट गई है जो कि पहले बाय एंड सेल दोनों पर लगती थी। यहाँ मैंने टोटल बाय अमाउंट कर दिया है कि मैंने कितने अमाउंट के शेयर बाय करे। यहाँ टोटल सेल अमाउंट कितने के सेल शेयर करे। यहाँ शेयर प्राइस जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है कि मान लीजिए कि यहाँ आपने 33 रुपये 50 पैसे का शेयर बाय करा, ये हो गई आपकी बेस वैल्यू एंड चार्जेस लगने के बाद वो शेयर आपको कितने का पड़ रहा है। तो मैं आपको एक अच्छी क्वांटिटी के शेयर की बात करूं तो जैसे IDFC फर्स्ट बैंक बाय किया 100 शेयर 26.85 पैसे पर, तो वो मुझे पड़ा 26.88 पैसे पर, यानी कि 0.03 पैसे मेरे ज़्यादा लगे टोटल 100 शेयर पर। तो मैं भी आजकल एक छोटी छोटी अमाउंट से ही मैं शेयर बाय करता हूँ। पहले जब मैं बिगनर था तो मैं एक थोड़ी बड़ी अमाउंट से मैं शेयर बाय करता था, बट उस टाइम पर मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुए, बट उन लॉसेस से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। तो जैसे आपने कहावत सुनी होगी, सम टाइम आई विन सम टाइम आई लर्न, मैं कभी जीतता हूँ एंड मैं कभी सीखता हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ एंड स्टॉक मार्केट से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप एक बिगनर हैं तो आप ऐसे ब्रोकर को ढूंढिए जो डिस्काउंट ब्रोकर हो, जहाँ ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो के बराबर हो। आप अगर ऑफलाइन ब्रोकर के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर उनके कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जो कि आजकल डिस्काउंट ब्रोकर चल रहे हैं काफ़ी सारे, तो आप वहाँ पर भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट की स्टार्टिंग करता हूँ मैं। तो यहाँ जैसे मैंने 26 मई को मैंने शेयर बाय करा, 26 मई 2020, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर डाल दिया, यहाँ मैंने सिक्योरिटी नेम डाल दिया, यहाँ मैंने सिंबल डाल दिया बाय एंड सेल का, यहाँ क्वांटिटी डाल दी, यहाँ बाय सेल का रेट, यहाँ बाय का रेट डाल दिया, यहाँ मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया। तो आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। यहाँ STT जो कि 0.10% लगती है ट्रेड वैल्यू पर, तो ये आपकी वैल्यू है 3475, तो इसका STT हो गया 3 रुपीज़, यानी 3.4 रुपीज़ हुआ, जो कि राउंड ऑफ हो जाता है। तो 3 रुपीज़ आपका STT लगा। यहाँ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लगा 0.11 पैसे, यहाँ CGST SGST 0.0101 जो कि सेम एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ 4 रुपीज़ CGST लगेगा तो SGST भी 4 लगेगा। यहाँ सेबी की टर्नओवर फीस आ जाती है, यहाँ स्टाम्प ड्यूटी आती है, यहाँ टोटल बाय अमाउंट, यहाँ शेयर प्राइस की वैल्यू एंड यहाँ DP चार्जेस तब एप्लीकेबल होती है जब आप शेयर सेल करते हैं। शेयर सेल करने के कुछ 2, 3, 4, 5 दिन बाद आपका ब्रोकरेज यहाँ मेंटेन करता है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस था पहले 558 रुपीज़ का, तो फिर मैंने यहाँ टाटा मोटर्स के सेल मैंने शेयर कर दिए थे, तो फिर यहाँ उसकी वैल्यू रह गई 4865। तो आपको इस बैलेंस को अपने ब्रोकर के बैलेंस से साथ के साथ आपको मैच करना है। तो एक ये सीट मैंने बना रखी है, जैसे मैंने फंड ट्रांसफ़र करा तो उसकी भी नरेशन मैंने डाल रखी है। तो उसका मैंने एक अलग कॉलम बनाया, जैसे यहाँ एंजल डिपॉजिट, तो मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो एंजल ब्रोकिंग के साथ है एंड यहाँ मैंने ट्रांसफ़र टू SB अकाउंट। जैसे अगर मान लीजिए आप अपने यानी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका भी आप एक अलग कॉलम बना सकते हैं। अगर आप पैसा बस खाली अपने ब्रोकर को ही ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके लिए ये वाला कॉलम चलेगा। एंड अगर आपका कभी कभी पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तब आप SB अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ये कॉलम भी बनाना पड़ेगा। एंड कभी कभी भैया ज़रूरत तो पड़ती है। ओके, जैसे मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे थे तो मेरा बैलेंस रह गया था 23.59 पैसे। तो फिर मेरे को यहाँ कुछ फ़ंड की ज़रूरत पड़ी तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करा, फ़ंड ट्रांसफ़र टू एंजल 5000 रुपीज़, तो यहाँ मेरा प्लस हो गया। तो आपको ये ऊपर की वैल्यू प्लस
आपकी ये वाली वैल्यू हो गई या ये वाली वैल्यू हो गई, तो आपको यहाँ ये वैल्यू एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, आप अगर शेयर बाय करते हैं तो वो माइनस हो जाएगी, एंड अगर आप शेयर सेल करते हैं तो ये प्लस हो जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने येस बैंक के 30 शेयर मैंने बाय करे थे, तो यहाँ वैल्यू थी 5023.60 पैसा, तो यहाँ आपके 826 रुपये का मैंने येस बैंक बाय किया था, तो वैल्यू यहाँ कम हो गई 4197 माइनस हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर मैंने सेल करा, तो मैं आपको सेल करने का भी दिखा दूँ। तो यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ IDFC फर्स्ट बैंक पे तो मैंने शेयर मैंने सेल करा, तो यहाँ पहले वैल्यू थी 243.86 पैसा, जो कि यहाँ एड ऑन हो गई 7019 रुपीज़। तो मैं यहाँ फिर पूरी कैलकुलेशन को ऐड कर देता हूँ। जैसे टोटल बाय अमाउंट, यानी कितने के मैंने शेयर सेल बाय करे, यहाँ मैंने कितने के शेयर मैंने सेल करे, यहाँ ट्रांसफ़र टू सेविंग बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट में मैंने कितना पैसा ट्रांसफ़र करा, एंड मैंने अपने ब्रोकर को कितना पैसा ट्रांसफ़र करा। एंड आप चाहे तो आप यहाँ अपने चार्जेस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी डेली की ट्रांजैक्शन की। एंड जो मैंने सेकंड शीट बनाई है वो मैंने बनाई है आपके होल्डिंग की डिटेल, यानी कि आपने मान लीजिए एक दिन के लिए शेयर होल्ड किया, या एक महीने या 6 महीने या 1 साल के लिए, आपके पास उसका भी डेटा होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप अगर 3 या 6 महीने के बाद कोई रिकॉर्ड निकालें कि आपके पास कितने शेयर डीमेट में पड़े हैं, तो आपको यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल में निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर यहाँ काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो मैं यहाँ डेली के डेली मेंटेन करता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई शेयर मैंने बाय करा, जैसे मैं बात करता हूँ बंधन बैंक की, मैंने 25 अगस्त 2020 को मैंने बाय किया, तो यहाँ मैंने मेंटेन कर दिया। अगर इनकेस मैं यहाँ से शेयर सेल कर देता हूँ, तो इसको मैं हटाकर दूसरी वाली सीट पर ले आता हूँ, जिसकी मैं बात बाद में करूँगा। एंड यहाँ पे भी पूरी सीट सेम है, बस यहाँ मैंने टोटल बाय अमाउंट तक ही इस सीट को मेंटेन किया है, इसके आगे मेंटेन नहीं किया है, बिकॉज कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपने कोई शेयर 2 टाइम्स बाय करा, तो आप यहाँ जैसे फेडरल बैंक 27 अगस्त 2020 को बाय किया, फिर 31 अगस्त 2020 को बाय किया, तो मैंने ऐसे यहाँ 2 जगह मेंटेन कर रखा है। एंड यहाँ मैंने जैसे मेरी टोटल होल्डिंग अमाउंट कितने की है, 33,855.90 पैसा की। एंड जो मैं शेयर सेल करने की बात कर रहा हूँ, वो सीट है सोल्ड शेयर विद हायर रिटर्न, जो कि हर एक ब्रोकर इन्वेस्टर का एक एम होता है कि शेयर मार्केट से हाईएस्ट रिटर्न उससे कमाना है। तो यहाँ मैंने ऊपर सीट का नाम दिया है सोल्ड शेयर डिटेल, यहाँ सेम डेट कॉन्ट्रैक्ट नोट जो कि ट्रांजैक्शन डिटेल में थी। हाँ, जो कि मैंने यहाँ को 2 कॉलम मैंने ऐड ऑन करे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिटर्न के, यानी प्रॉफिट एंड लॉस मुझे कितना हुआ है, एंड जो कि मुझे रिटर्न कितने % का मिला है। तो मैं यहाँ बात करता हूँ, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक की मैंने 26 जून 2020 को बाय करा, यहाँ 14 जुलाई 2020 को बाय किया, देन मैंने 13 अगस्त 2020 को मैंने शेयर सेल कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 1094.25 पैसे का, और जो कि मुझे रिटर्न बना था 19.34 पैसे का बना था। फिर इस पर मुझे DP चार्जेस भी लगा था, जो कि 23.60 पैसा था। एंड जो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे O11, यानी कि सेल शेयर की वैल्यू माइनस परचेज शेयर की वैल्यू। एंड यहाँ से आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूला शो हो रहा है, एंड माइनस आपके DP चार्ज, जो कि हर स्क्रिप्ट या जब भी आप शेयर सेल करते हैं उसके 3-4 दिन बाद एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा साइन रहता है। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं शेयर मार्केट में। बस आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि शेयर बाय किया शेयर सेल कर दिया। इस सीट से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, एंड आई थिंक कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। एंड यहाँ मैंने एलम्बिक लिमिटेड के शेयर, जो कि मैंने 6 जून 2019 को कुछ शेयर बचे थे जो कि मैंने लिए थे, फिर वो मैंने 30 अगस्त 2020 को आई थिंक कुछ 1 साल बाद मैंने शेयर सेल करे, तो यहाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे